खत, चिट्ठियां, लिफाफे, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होते। इनमें इंसानों की धड़कनें, उनके जज्बात और कभी-कभी उनके सबसे काले राज कैद होते हैं। कहते हैं एक डाकिया सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटता, वो उम्मीदें बांटता है। लेकिन क्या हो अगर कोई खत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी की सुलगती हुई रूह ने लिखा हो। भैरवगढ़ का पुराना डाकघर शहर की भीड़ से बहुत दूर, कोहरे और सन्नाटे की चादर ओढ़े एक ऐसी इमारत जहां की घड़ियों ने बरसों पहले चलना बंद कर दिया था। इस डाकघर में खत आते तो थे, लेकिन कुछ खत ऐसे भी थे जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। बाबा, ओ बाबा, जरा सुनिए, ये भैरवगढ़ का मुख्य डाकघर किस तरफ पड़ेगा? ये सड़क तो आगे जाकर जंगल में खत्म हो रही है। डाकघर? बाबू, रास्ता तो सही पकड़े हो, बस वक्त गलत चुन लिया। सूरज ढलने वाला है। यहां के लोग सूरज ढलने के बाद अपनों के दरवाजे नहीं खटखटाते। तुम तो फिर भी अजनबी हो। मतलब बाबा, मुझे बस रास्ता बता दीजिए, मुझे आज ही ज्वाइनिंग करनी है। उस पीपल के पेड़ से दायां मुड़ जाना। लेकिन बाबू, अगर रास्ते में पीछे से कोई आवाज दे, कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तो मुड़कर मत देखना। इस गांव की हवाओं को नए लोगों के नाम बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। देव शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। उसने बाबा की बात को गांव का अंधविश्वास समझा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह चेतावनी उसकी जिंदगी की आखिरी चेतावनी हो सकती थी। एक बहुत पुरानी जर्जर इमारत, जिस पर जंग लगा हुआ बोर्ड टंगा है, भारतीय डाक भैरवगढ़। अंदर का माहौल बहुत सीलन भरा और पीला है। एक लालटेन टंगी है, दीवारों पर धूल खाए हुए बक्से हैं। एक बूढ़ा आदमी, रघुनाथ काका, अपनी डेस्क पर झुका हुआ है और मुहर लगा रहा है। मैं देव हूं, शहर से। मेरा यहां भैरवगढ़ पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर हुआ है। आप ही रघुनाथ काका है ना? काका, आपको सुनाई दे रहा है? मैंने आज ही हेड ऑफिस में। आवाज नीची रखो लड़के। इस गांव की दीवारें सिर्फ सुनती नहीं हैं, वो जवाब भी देती हैं। शहर की पक्की सड़कों पर साइकिल चलाने की आदत है तुम्हें। यहां की पगडंडियां लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं, सीधे शमशान तक ले जाती हैं। मैंने तो ऊपर खत लिखा था कि हमें किसी नए डाकिये की जरूरत नहीं है। तुम क्यों आ गए यहां मरने के लिए? मरने के लिए? काका, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? सरकारी नौकरी है, जहां पोस्टिंग मिलेगी वहां तो आना ही पड़ेगा। वैसे मुझसे पहले जो डाकिया यहां था, रमेश नाम था शायद उसका, वो कहाँ है? उसका अचानक ट्रांसफर कैसे हो गया? रमेश का नाम सुनते ही रघुनाथ काका के हाथ कांप जाते हैं। उनके हाथ से मुहर छूटकर मेज पर गिरती है। वो अपनी कुर्सी से उठते हैं और देव के बिल्कुल पास आ जाते हैं। रमेश का ट्रांसफर नहीं हुआ था देव। रमेश बस एक दिन अपनी मंजिल से वापस नहीं आया। वो सवाल बहुत पूछता था तुम्हारी तरह। उसे हर बंद दरवाजे के पीछे झांकने की बीमारी थी। आ ही गए हो तो एक बात गांठ बांध लो, शाम 6 बजे के बाद सूरज ढलते ही कोई भी चिट्ठी गांव में बांटने नहीं जाना। वो चिट्ठी चाहे कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। काका, अगर कोई अर्जेंट तार आ गया तो? किसी की जान जा रही हो तो? मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। मैं ऐसे अंधविश्वास। जब वो अंधविश्वास तुम्हारे दरवाजे पर आकर अपनी उंगलियों से खरोंच मारेगा ना, तब तुम्हारा साइंस तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और नियम नंबर 2, रात के 8 बजे के बाद इस डाकघर का पिछला दरवाजा जो उस जंगल की तरफ खुलता है, उसे किसी भी कीमत पर मत खोलना। चाहे कोई भी दरवाजा पीटे,
चाहे कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे, चाहे तुम्हें किसी के रोने की आवाज आए, वो दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। ठीक है काका, आपकी बात सर आंखों पर। मैं 6 बजे के बाद कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही कोई दरवाजा खोलूंगा। अब मुझे ये बता दीजिए कि मेरे सोने का इंतजाम कहाँ है? तुम्हारे रहने का इंतजाम इसी डाकघर के पीछे वाले छोटे कमरे में है। रमेश भी वहीं रहता था। कुंडी अंदर से लगा लेना और याद रखना, आज अमावस है। काका धीरे धीरे बाहर जाते हैं। सूरज ने जैसे ही भैरवगढ़ से विदा ली, शहर की चकाचौंध से दूर देव ने पहली बार महसूस किया कि यहां की रातें शांत नहीं, सुन्न कर देने वाली होती हैं। देव अपनी लालटेन लेकर उस छोटे से पिछले कमरे में दाखिल होता है। देव लालटेन की रोशनी दरवाजे पर डालता है। वो देखता है कि दरवाजे पर अंदर की तरफ से इंसानी नाखूनों की गहरी खरोंचें हैं। इस दरवाजे में ऐसा क्या है जो काका इतना डर रहे थे? ये क्या पागलपन है? रमेश ने ये सब क्या लिखा है यहाँ? उफ, मुझे कुछ काम करना चाहिए, वरना मैं भी इन गांव वालों की तरह पागल हो जाऊंगा। रात के 9:30 बज रहे हैं। देव वापस मैन ऑफिस की डेस्क पर आ गया है। बाहर जोरदार बारिश हो रही है। वो एक एक करके कल की चिट्ठियां छांट रहा है। भैरवगढ़, शांति देवी, भैरवगढ़, सब तो नॉर्मल चिट्ठियां हैं। काका भी खामखा। अरे ये लिफाफा, ये बाकी सबसे अलग क्यों है? ये गरम क्यों है? इस पर तो कोई डाक टिकट भी नहीं है। नाम अज्ञात, पता चील घाटी वाला घर, भैरवगढ़। अचानक डाकघर के ठीक उसी पिछले दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी, ठंडी और खोखली दस्तक होती है। खट खट खट। कौन है वहां इतनी रात को? देखिए, जो भी है, डाकघर बंद हो चुका है। काका ने बाहर से ताला लगा दिया है। कल सुबह आइएगा। कल कभी नहीं आता देव। 20 साल से मैं इंतजार कर रही हूं। मेरी आग अभी भी बुझी नहीं है। देव, दरवाजा खोलो, मुझे मेरा खत दे दो। रमेश ने भी दरवाजा नहीं खोला था। देव के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। दरवाजे के उस पार जो भी था, उसे देव का नाम पता था। काका ने सच कहा था, यहां पगडंडियां शमशान तक ले जाती हैं। और आज रात वो शमशान खुद उस बंद दरवाजे के बाहर खड़ा था, अपना वो आखिरी खत मांगने, जो शायद कभी लिखा ही नहीं गया था। रात कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो, सुबह की पहली किरण हमेशा एक झूठी तसल्ली लेकर आती है। इंसान सोचता है कि जो अंधेरे में हुआ वो महज एक बुरा सपना था, जो आंख खुलते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन देव के लिए वो रात कोई सपना नहीं थी, वो एक दस्तक थी मौत के दरवाजे से। सूरज निकल चुका था, भैरवगढ़ का कोहरा छटने लगा था, लेकिन इस पुराने डाकघर के अंदर सन्नाटा अभी भी कल रात जैसा ही भारी और दमघोटू था। सपना, वो एक बुरा सपना था। वो आवाज, वो धुआं, वो सब मेरे दिमाग का वहम था। थकान की वजह से, हाँ, बस थकान थी। देव हिम्मत करके उस पिछले लकड़ी के दरवाजे की तरफ देखता है। कुंडी अंदर से बंद है, दरवाजा अपनी जगह पर सलामत है। देव एक गहरी राहत की सांस लेता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। दरवाजे के नीचे की झिर्री से लेकर देव की चारपाई तक किसी के जले हुए पैरों के काले निशान बने हुए हैं, और चारपाई के ठीक सिराने मेज पर वही खून जैसा लाल लिफाफा रखा है, जबकि देव ने उसे बाहर वाले कमरे में छोड़ दिया था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। कुंडी तो अंदर से बंद थी, तो ये निशान, ये अंदर कैसे? और ये खत, मैंने तो इसे बाहर छोड़ दिया था।
उठ गए बेटा? आज तो धूप निकल आई है, बाहर आ जाओ। तूने क्या किया? मैंने तुझसे क्या कहा था? तूने दरवाजा खोला ना? बोल, तूने उसे अंदर आने दिया? कसम से मैंने दरवाजा नहीं खोला। कुंडी अभी भी लगी है, आप खुद देख लीजिए। वो आवाज, वो मेरा नाम ले रही थी, वो रो रही थी और वो रमेश के बारे में पूछ रही थी। कौन है वो काका? रमेश को क्या हुआ था? और ये खत अपने आप मेरे बिस्तर तक कैसे आया? रमेश मेरे अपने बेटे जैसा था देव। वो भी तुम्हारी ही तरह सवाल पूछता था। उसे हर राज जानने की बीमारी थी और वो राज ही उसे निगल गया। काका देव की आंखों में देखते हैं, उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हैं। तुम शहर वालों को लगता है कि हर पते पर कोई इंसान रहता है जो दरवाजा खोलेगा, पर चील घाटी, वहां कोई इंसान नहीं रहता देव। वहां सिर्फ राख बसती है और एक कभी न बुझने वाली आग। देव, चील घाटी में क्या हुआ था काका? मुझे पूरा सच जानना है। मैं एक सरकारी डाकिया हूं। अगर इस खत पर किसी का पता लिखा है तो मुझे उसे डिलीवर करना होगा। शायद इसीलिए वो रूह मुझे परेशान कर रही है। मैं वो खत चील घाटी लेकर जाऊंगा। पागल हो गए हो तुम? चील घाटी कोई नहीं जाता। वो कोई आम खत नहीं है, वो बद्दुआ है। जो भी डाकिया उस खत को लेकर चील घाटी के उस जले हुए घर तक गया, वो वापस लौटकर नहीं आया। वो लिफाफा इंसानी खून से लिखा गया है। इसे जला दे देव, अभी इसी वक्त स्टोव की आग में डाल दे इसे। अगर आज की रात इस खत ने यहां गुजारी तो ये रूह पूरे डाकघर को राख कर देगी। जला इसे। आग ने कागज को तो जला दिया, लेकिन काका ये भूल गए थे कि जो चीज पहले से राख हो चुकी हो उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। देव ने उस सुलगते हुए डाकघर से बाहर कदम रखा। काका ने उसे सिर्फ आधा सच बताया था। देव का जहन सवालों से फट रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर 20 साल पहले चील घाटी में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक रूह को इतना खूंखार बना दिया। दोपहर का समय है। देव गांव की कच्ची पगडंडियों पर घूम रहा है। वो कुछ चिट्ठियां बांटने के बहाने लोगों से बात करने की कोशिश करता है। राम राम भाइयों, मुझे एक बात पूछनी थी। ये चील घाटी वाला रास्ता कहाँ से जाता है? बाबू, अपना काम करो। यहाँ चील घाटी के नाम पर कोई बात नहीं होती। जाओ यहां से। देव निराश और थका हुआ गांव के बाहर एक बहुत पुराने सूखे हुए बरगद के पेड़ के पास बैठता है। पीछे से एक बहुत ही बूढ़ी, हड्डियों का ढांचा लग रही औरत भैरवी माई वहां आती है। उसने मटमैले काले कपड़े पहने हैं और उसके चेहरे पर बहुत गहरी झुर्रियां हैं। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह सफेद हैं। वो अंधी है। जिन रास्तों पर मुर्दे चलते हो बाबू, वहां का पता इन जिंदा और बुज़दिल लोगों से नहीं पूछा करते। तू नया डाकिया है ना? तेरे कपड़ों से राख की बदबू आ रही है। माई, आपको कैसे पता? आप जानती हैं चील घाटी के बारे में? कोई गांव वाला बात नहीं कर रहा। काका ने कहा वहां सिर्फ राख है। आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था वहां? काका ने सच कहा, वहां राख है, पर वो राख किसी जमाने में एक बहुत खूबसूरत औरत हुआ करती थी बाबू। उसका नाम था सावित्री। उसका पति फौज में था, सरहद पर। सावित्री चील घाटी के उस अकेले घर में रोज दरवाजे पर बैठकर अपने पति की चिट्ठी का इंतजार करती थी, लेकिन चिट्ठी नहीं आई। आया तो उसके पति की मौत का पैगाम। बेचारी, फिर उस घर में आग कैसे लगी? क्या गांव वालों ने? गांव वाले तो हमेशा से कायर थे बाबू। आग उन्होंने नहीं लगाई थी। सावित्री अकेली थी और इस गांव में एक आदमी था जिसकी नीयत बहुत काली थी।
वो एक ऐसा भेड़िया था जो उस अकेली औरत पर अपनी नजर गड़ाए बैठा था। जब सावित्री ने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया तो उस आदमी के घमंड को चोट लग गई। हे भगवान, ये तो कत्ल है। कौन था वो आदमी माई? मुझे नाम बताइए। अगर वो खत उस कातिल के नाम है तो मैं पुलिस को दूंगा। मैं उसे... तू शहर का कानून यहाँ मत ला बाबू। वो आदमी कौन है ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो जानती है। जलने से ठीक पहले सावित्री ने अपने ही खून से वो लाल खत लिखा था। वो बद्दुआ थी उस कातिल के नाम। पर एक रूह चील घाटी की सरहद पार नहीं कर सकती। उसे अपना खत उस कातिल तक पहुंचाने के लिए एक डाकिये की जरूरत है। देव, लेकिन खत पर तो पता चील घाटी का लिखा है। अगर कातिल गांव में है तो पता चील घाटी का क्यों? क्योंकि बाबू, वो लिफाफा तो सिर्फ एक बुलावा है। वो चाहती है कि तू वहां आए, उस राख के ढेर पर। तू वो खत वहां लेकर जाएगा, तब वो रूह उस खत पर उस कातिल का असली नाम और पता उभारेगी। रमेश डर गया था। उसने वहां जाने से मना कर दिया, इसलिए उसने रमेश को ही अपना शिकार बना लिया। देव का दिमाग सुन्न हो चुका था। साइंस, लॉजिक, शहर, सब कुछ बहुत पीछे छूट चुका था। एक कातिल इसी गांव में आज भी आजाद घूम रहा था और उसकी सजा एक मासूम डाकिये को मिल रही थी। देव दौड़ते हुए डाकघर के अंदर घुसा। उसे काका को बताना था कि उसे आज रात वहां जाना ही होगा, वरना वो रूह उसे मार डालेगी। देव जैसे ही अंदर आता है, पूरा डाकघर खाली है। रघुनाथ काका वहां नहीं है। उनकी छतरी और चाबियां भी मेज से गायब है। तभी देव की नजर पिछले कमरे में रखे उस स्टोव पर पड़ती है जहां उसने सुबह काका के सामने खत जलाया था। ये जला नहीं, ये आग से नहीं जला। काका कहाँ गए आप? इंसान अंधेरे से नहीं डरता, वो इस बात से डरता है कि उस अंधेरे में उसके साथ और कौन है। देव के सामने वो दरवाजा खुला था जिसे पिछले 20 सालों में किसी ने पार नहीं किया था। भैरवी माई के कहे अनुसार आज अमावस की रात थी और अगर देव ने वो खत नहीं पहुंचाया तो कल का सूरज वो कभी नहीं देख पाएगा। बद्दुआओं को दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती और आज उस बद्दुआ को अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था। अचानक घुप अंधेरा छा जाता है। सिर्फ देव के हाथ में मौजूद वो लाल खत चमक रहा है। खत की रोशनी में देव देखता है कि पैरों के पीछे से कुछ धुंधली जली हुई आकृतियां उसे घूर रही हैं। तुम आ गए देव। रमेश बीच रास्ते से ही लौट गया था, पर तुम हिम्मत वाले हो। आओ, मेरी राख अभी भी गर्म है। मैं आ रहा हूं, मुझे मत मारना। मैं तुम्हारा खत लेकर आ रहा हूं। देव भागते भागते एक खुली जगह पर पहुंचता है। सामने एक बहुत ही भयानक नजारा है। एक घर का खंडहर जो 20 साल पहले जल चुका था, लेकिन आज भी उसकी काली लकड़ियों से लाल चिंगारियां निकल रही हैं, जैसे आग कभी बुझी ही ना हो। मैं आ गया। ये लो तुम्हारा खत। मैंने डिलीवरी पूरी कर दी। अब मुझे जाने दो। मुझे उस कातिल का नाम नहीं जानना। देव जमीन पर उस लाल लिफाफे को रख देता है और पीछे हटने लगता है। तभी उस जले हुए घर के अंदर से एक बहुत ही ठंडी और तेज हवा का झोंका आता है। जमीन पर रखा वो लिफाफा हवा में उड़ता है और अपने आप खुल जाता है। अंदर से एक कोरा कागज निकलता है। कागज हवा में तैरता है। घर के अंदर से धुआं बाहर आता है और वो धुआं धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगता है। वो सावित्री की रूह है। उसकी आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए अंगारे हैं।
सावित्री, जाने दूं? 20 साल, 20 अमावस मैंने इसी दरवाजे पर जलते हुए गुजारे हैं देव। तुमने अपना काम कर दिया डाकिया। अब मेरा वो खत पढ़ो। बताओ मुझे, उस कागज पर मेरे कातिल का क्या नाम उभरा है? कौन था वो जिसने मुझे जिंदा जला दिया? हवा में तैरता हुआ कागज देव के हाथों में आकर गिरता है। देव कांपते हाथों से उस कागज को पकड़ता है। कागज पर कोई स्याही नहीं है, बल्कि ताजा लाल खून की बूंदों से धीरे धीरे एक नाम उभरने लगता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस पर लिखा है रघुनाथ। रघुनाथ काका? पोस्टमास्टर रघुनाथ काका? वो कातिल है? हाँ देव, वो नाम मेरा है। रघुनाथ काका जंगल के अंधेरे से बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर अब कोई खौफ या डर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक पागलपन भरी शांति है। उनके एक हाथ में उनकी छतरी है और दूसरे हाथ में मिट्टी के तेल का कनस्तर। काका, आपने इस बेगुनाह औरत को जिंदा जला दिया और आप मुझे डरा रहे थे। आपने मुझे इस मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं तुम्हारे पास वो खत लेकर आया था सावित्री। मैंने सोचा था तुम्हारा पति मर गया है, अब तुम अकेली हो। मैंने तुम्हें सहारा देना चाहा, तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखना चाहा, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया। एक मामूली डाकिये की बेइज्जती की तुमने। मेरा घमंड जल रहा था देव, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी जला दूं। मैंने बाहर से कुंडी लगाई और पूरे घर पर तेल छिड़क दिया। जब ये चीख रही थी तब मुझे सुकून मिल रहा था, लेकिन ये चुड़ैल मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़ गई। ये खत रोज मेरी मेज पर आ जाता था। मैं इसे जलाता, ये वापस आ जाता। मैं इसे फाड़ता, ये वापस आ जाता। और रमेश? आपने रमेश को भी मार दिया? रमेश बहुत अक्लमंद था। उसने खत पर मेरा नाम उभरते हुए देख लिया था। वो पुलिस के पास जाने वाला था, तो मैंने उसे उसी पिछले कमरे में हमेशा के लिए सुला दिया। और आज रात मैं तुम्हें भी यहीं इस राख में मिला दूंगा देव, ताकि ना कोई डाकिया बचे और ना ये खत कभी डिलीवर हो पाए। 20 साल से जिस सच्चाई को काका ने उस डाकघर की दीवारों में दफन कर रखा था, आज वो उनके सामने खड़ी थी। काका का गुरूर आसमान पर था। वो भूल गए थे कि कुछ हिसाब इंसानी अदालत में नहीं, बल्कि कुदरत की अदालत में होते हैं। मुझे छोड़ दे डायन। आर्ग! तुमने मेरा खत पढ़ लिया था ना रघुनाथ? अब देखो मेरी आग कैसी होती है। माचिस की कोई तीली नहीं जली थी, लेकिन काका के जिस्म से अचानक धधकती हुई आग की लपटें उठने लगीं। ये वो आग थी जो सावित्री ने 20 सालों तक अपने सीने में दबाए रखी थी। बचाओ देव, मुझे बचा लो, मैं जल रहा हूं। खत्म, सब खत्म हो गया। ये खत, इसने अपना पता ढूंढ लिया। कहते हैं बद्दुआ तभी तक पीछा करती है जब तक उसे उसका इंसाफ नहीं मिल जाता। सावित्री की राख को 20 साल बाद आज ठंडक मिल रही थी। कातिल अपनी सजा पा चुका था। अगले ही दिन देव ने डाक विभाग से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया। भैरवगढ़ का वो पुराना डाकघर आज भी वहीं वीरान खड़ा है, लेकिन अब रात के 8 बजे के बाद उस पिछले दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं होती। पर अगर कभी आपके घर कोई ऐसा खत आए जिसके किनारे जले हुए हों, तो उसे खोलने से पहले एक बार सोच जरूर लेना, क्योंकि हर खत किसी जिंदा इंसान ने नहीं लिखा होता।